गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हमने द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी। उससे आगे पढ़ते हुए आज हम द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के बाकी और गुणों की बात करेंगे। तो जिनमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद दूसरा है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कोई भी जो परमाणु होता है उसके केंद्र में नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्र लगाते रहते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश यानी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं, जिसके बाद हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन पढ़ते हुए पढ़ लिया था। अभी हम बात कर रहे हैं कि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्याएं किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं, उनमें किस प्रकार से बदलाव होता है। अब वो देखिए, द्वितीय संक्रमण श्रेणी में इट्रियम से लेकर कैडमियम तक हम बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हो पहले परमाणु त्रिज्या जो है वो धीरे धीरे कम हो रही और उसके बाद में कांस्टेंट सी हो जाती है और लास्ट में हल्की सी फिर बढ़ने लग जाती है। और तृतीय संक्रमण श्रेणी में देखेंगे तो भी इसी तरह का ट्रेंड फॉलो होता है, पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ने लग जाती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का हम अगर याद करें तो वहां पर भी परमाणु त्रिज्या इसी तरह से इसी क्रम में पहले कम होती थी, फिर बीच में कांस्टेंट सी रहती थी और फिर लास्ट में फिर बढ़ने लग जाती थी। उसका कारण हमने जो वहां दिया था वो कहा था परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है ये हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी पढ़ते हुए बता दिया था। फिर भी मैं एक बार से ब्रीफ में दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मैंने ये कहा था उस समय पढ़ते हुए कि जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में भरते जाते हैं, लेकिन डी कक्षकों के मामले में वो इलेक्ट्रॉन 5s अंतिम कोश जो है वो 5s2 है, यानी 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में इलेक्ट्रॉन जब भर रहे हैं वो भर रहे हैं 4d में, यानी कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे, 5 में नहीं बल्कि 4 वाले कोश में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, यानी कि अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो डी कक्षक जो है वो बाह्यतम कोश में ना होकर के बाह्यतम कोश से अंदर की तरफ स्थित होती है। तो इन कक्षकों में अंदर वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे कि नाभिक जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना प्रभावी ढंग से आकर्षित नहीं कर पाता है। अर्थात ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों की नाभिकीय आकर्षण बल से रक्षा करते हैं। इसे हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो अंदर के डी कक्षक जो है 4d उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या शुरू में कम होती है। कम होने से प्रतिकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं हो पाता है और जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है, डी इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती जाती है तो यहाँ संख्या बढ़ती जाएगी तो ये प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाता है और प्रभावी होने के कारण आकार कम होने की बजाय आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये है परिरक्षण प्रभाव जो दोनों श्रेणियों में लागू होता है। अब हम बात करते हैं कि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान हम देखेंगे तो वो भी लगभग बराबर है। इसका क्या कारण है देखिए। लेंथेनाइड संकोचन, इसको देखिए ये क्या है। आप लोगों को पता है ये लेंथेनम 57 नंबर का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 57। ये जो दी हुई है ये एंगस्ट्रॉम एक इकाई है। एंगस्ट्रॉम क्या है? एक इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम दूरी को मापने की एक इकाई है, त्रिज्या को मापने की एक इकाई है। हम बात कर रहे हैं लेंथेनाइड संकोचन। हम लोगों को पता है लेंथेनम जो है ये 57 नंबर का एलिमेंट है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 57। इसके बाद में आने वाला हैफनियम उसका एटॉमिक नंबर है 72, यानी कि इस 57 और 72 के बीच में 58 से लेकर के
और 71 तक के एलिमेंट जो हैं वो लेंथेनाइड कहलाते हैं, जिनकी हमने कल बात की थी। क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड कहलाते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन f कोश में भरा जाता है, इसलिए f ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। अब देखिए इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो भरा जाता है 4f में। किसमें भरा जाता है? 4f में। और इसमें इलेक्ट्रॉन d कौन सा? 4f के बाद में आता है 5d, और ये कौन सा है? 5d सीरीज है। और इसमें इन दोनों के बीच में आने वाले ये 14 तत्व हैं, इन 14 तत्वों में इलेक्ट्रॉन 4f में भरा जाता है। 4f जो वो इस d से भी अंदर है, यहाँ पर 4f 5d और 6s और क्या है? 6s। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका आएगा। अंतिम कोश है 6s बाह्यतम कोश, उससे अंदर वाला d 5d और उससे अंदर वाला 4 है, यानी कि ये इससे 2 कोश अंदर है, यानी 2 कोश अंदर ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन इतने अंदर भरे जाते हैं तो इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल ना के बराबर होता है कि ये लेंथेनाइड जो है, लेंथेनाइड एलिमेंट्स जो है उनमें 4f इलेक्ट्रॉन यानी कि 57 से लेके 71 तक के इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में भरे जाते हैं। वो 4f और भी अंदर स्थित होते हैं। अब ये इतने अंदर होते हैं कि इनका बाह्यतम कोश पर परिरक्षण प्रभाव, इन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण प्रभाव बहुत कम लगता है या ना के बराबर लगता है, जिसके कारण देखिए, जिसके कारण ये आकार बढ़ने के बजाय, जबकि नाभिकीय आवेश तो बढ़ता जाता है और इनका प्रतिकर्षण लगता नहीं है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जुड़ नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन अंदर बढ़ते जा रहे हैं और सेंटर में यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है और इन इलेक्ट्रॉनों का इन पर प्रतिकर्षण बल बहुत कम लग रहा है। तो इस वजह से ओवरऑल नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता जाता है और वो क्या होता है? बढ़ने से इसका आकार जो है वो छोटा होता जाता है। यानी कि एक कोश यानी इससे द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाने पर एक कोश बढ़ने के बाद भी उनका आकार ऐसा ही बना रहता है, लगभग समान बना रहता है। उसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन। यानी लेंथेनाइड संकुचन का मतलब है लेंथेनाइड जो 14 तत्व आते हैं उनमें प्रोटोनों की संख्या तो बढ़ती चली जाती है, 57 से 72 पे हम जाते हैं तो 14 प्रोटॉन बढ़ गए, जिसके कारण नाभिक की आवेश बढ़ गया, लेकिन आने वाले 14 इलेक्ट्रॉन अंदर की कक्षकों में भरे जाते हैं, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर इनका परिरक्षण प्रभाव नहीं लगता है। इसलिए नाभिक की आकर्षण जो बढ़ा हुआ है वो बाह्यतम कोश को अपनी ओर आकर्षित करता है और आकार छोटा हो जाता है। इसलिए द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान बना रहता है। तो ये है परमाणु त्रिज्या। कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम धात्विक मेटेलिक करंट। हम लोगों ने प्रथम संक्रमण श्रेणी पढ़ते हुए ये बता दिया था कि धातुएं क्या होती हैं। धातुएं कठोर, चमकीली, आघातवर्ग, ठोस इस तरह के गुणों वाली होती हैं जो उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। समस्त संक्रमण तत्व धातुएं होती है। समस्त संक्रमण जो तत्व होते हैं वो धातुएं होते हैं। धातुओं के सभी प्रकार के गुण उनमें विद्यमान होते हैं और वो अनेक धातुओं के साथ मिलकर अलॉय यानी कि मिश्र धातुएं भी बनाती है। चौथा पॉइंट पढ़ते देखिए। ऑक्सीकरण अवस्था। प्रथम संक्रमण श्रेणी की तरह द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 से लेकर +8 तक पाई जाती है। तृतीय संक्रमण श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 थी मैग्नीज की, लेकिन यहाँ पर +8 ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जाती है और वो होती है RuO4 रूथेनियम का ऑक्साइड।
तो +8 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है पाई जाती है। +2 पैलेडियम का ऑक्साइड, +2 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। यानी द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व जो है वो +2 से लेकर +8 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है संकुलन। संकुलन का मतलब है संकुल बनाने की क्षमता। द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार कम होने और इन पर आवेश अधिक होने के कारण ये तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों पर आवेश अधिक और आकार छोटा होने के कारण ये प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों की तुलना में अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संकुलों की। तो पहले 4 तत्व यानी इट्रियम से लेकर के मोलिब्डेनम तक और इधर लेंथेनम से लेकर के टंगस्टन तक, पहले 4 तत्व जो होते हैं वो ए क्लास डोनर एटम या ए क्लास एसिड्स जिनको हम कहते हैं हार्ड एसिड्स, उनके साथ अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जबकि जो अंतिम 4 एलिमेंट हैं Ru से लेकर के कैडमियम तक और इधर OS से लेकर के और Hg तक, ये जो है ये पी क्लास एसिड्स के साथ जिनको कहते हैं सॉफ्ट एसिड, तो बी क्लास एसिड्स या सॉफ्ट एसिड्स के साथ में जो है वो ज्यादा स्थायी संकुल बनाते हैं। यानी कि पहले 4 तत्व ए क्लास में एसिड के साथ और अंतिम 4 तत्व बी क्लास एसिड के साथ जो है ज्यादा स्थायी संकुल बनाते हैं, जबकि बीच वाले जो है ये दोनों के ही साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। अब हमें अगर ये पता लग जाए कि ए क्लास एसिड क्या होते हैं और बी क्लास एसिड क्या होते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी कि कौन से किसके साथ यानी कौन से लिगेंड के साथ स्थायी संकुल बना। यानी ऐसे लिगेंड, ए क्लास एसिड का मतलब हो गया ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम का मतलब हो गया दाता परमाणु। डोनर एटम का मतलब हुआ दाता परमाणु, यानी जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, अगर वो परमाणु नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, यानी कि छोटे आकार का और अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। अगर डोनर एटम छोटे आकार का और अधिक विद्युत ऋणी तत्व है तो वो लिगेंड जो है या वो एसिड्स ए क्लास एसिड्स कहलाएंगे। और ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम जो है वो क्या है, जैसे सल्फर है, आयोडीन है, यानी बड़े आकार का और कम आवेश वाला, बड़े आकार का और कम विद्युत ऋणता वाला तत्व है, तो वो बी क्लास एसिड्स कहलाएंगे। यानी अंतिम 4 तत्व ऐसे लिगेंड जिनमें सल्फर और आयोडीन जैसे बड़े आकार के कम विद्युत ऋणता वाले तत्व होते हैं, उनके साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। जबकि पहले 4 जो मेटल हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन युक्त दाता परमाणु वाले लिगेंड के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। तो ये बात हुई इनके संकुलन की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है उसके लिए हम छोटी सी बात करेंगे कि किसी भी इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसकी इकाई जो होती है वो होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितने ग्राम द्रव्यमान उपस्थित है वो उस पदार्थ का घनत्व कहलाएगा। तो द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी में अगर इट्रियम को छोड़ दिया जाए वाई, इसका घनत्व 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का घनत्व 6 से अधिक होता है। यही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका इट्रियम का घनत्व 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसके अलावा जितने भी द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उन सबका घनत्व 6 से अधिक होता है। हम बात करते हैं इनमें ओस्मियम जो होता है, उस ओस्मियम का घनत्व 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर हम इरिडियम की बात करते हैं तो उसका 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी कि ये जो दो धातुएं होती हैं ये प्रकृति में सर्वाधिक भारी धातुएं होती हैं, इरिडियम और ओस्मियम। इनका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि अगर इरिडियम की एक फुटबॉल बना दी जाए, क्या एक फुटबॉल बना दी जाए, तो उस फुटबॉल का वजन जो होगा वो 320 किलोग्राम होगा। यानी इस धातु की एक फुटबॉल बनाई जाए, फुटबॉल के आकार की एक फुटबॉल बना दी जाए तो उसका वजन 320 किलोग्राम होगा। पारे का घनत्व जो होता है वो 13.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी कि गोल्ड का, लोहे का जो घनत्व होता है वो 9 के आसपास होता है, तो पारे में लोहा नहीं डूबता है। सोने का घनत्व 19 के आसपास होता है, तो सोना जो है वो पारे में डूब जाता है, लेकिन लोहा जो है वो पारे पे तैरता रहता है, डूबता नहीं है, क्योंकि पारे का घनत्व जो लोहे से ज्यादा होता है। तो ये हुई इसके घनत्व की बात। छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।